तो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज हम संस्कृत शिक्षण पढ़ेंगे, जिसमें पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और ये सीरीज आपकी 2011 से स्टार्ट हो रही है। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरह का मैराथन है ये, ठीक है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सब में से आ जाएंगे और हम इसमें गद्यांश भी इंक्लूड करेंगे आगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रोज देते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वैदिक गुरु नाम से है। हमारी प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना आपका क्वेश्चंस यहाँ पे, वो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है, और वो चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्ज़ाम में, इसी में से आपके आ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पहले पहले मैं आपको करा दूँ। तो इसके लिए आप वैदिक गुरु चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, संस्थासु अंतः शैक्षणिक संपन्न मूल विनिमयकरणम संवहन तंत्र ज्ञानम। इसका अर्थ हुआ कि संस्था में अंतः शैक्षणिक मतलब आंतरिक रूप से जो शिक्षा दी जा रही है उसमें संपन्न मूल विनिमयकरण के लिए कौन सा संवहन तंत्र ज्ञान है, ठीक है। उसके लिए एयरनेट है, या फिर इंटरनेट है मतलब अंतरजालम, या फिर इंट्रानेट है, या फिर डेलनेट है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा इसमें। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है, ये एक स्थानीय या प्रतिबिंबित नेटवर्क है जो लोगों को किसी संगठन के भीतर जानकारी संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और साझा करने में सक्षम बनाता है। टेलनेट क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो एक कंप्यूटर पर एक उपयोगकर्ता को दूसरे कंप्यूटर पर में लॉगिन करने की अनुमति देता है। और एयरनेट क्या है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क जो होता है उसको एयरनेट कहते हैं, ठीक है। और इंटरनेट के बारे में तो आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ये जो संस्था के अंत मतलब संस्था में जो अंतः शैक्षणिक मतलब आंतरिक रूप से जो शिक्षा होती है उसके संपन्न मूल विनिमयकरण के लिए जो संवहन तंत्र यूज होता है वो आपका होता है अंतरजालम। मतलब इसमें आपका बी नंबर सही होगा, इंटरनेट। इंटरनेट का ज़्यादा यूज होता है। ये क्या करती है, तंत्र ज्ञान के तौर पर सूचना के वितरण का समर्थन करने और बढ़ाने और अनुकूलित करने के लिए एक साधन है ये, ठीक। तो ये आपका राइट हो जाएगा कि अंतः शैक्षणिक संपन्न मूल विनिमयकरण के लिए अंतरजाल जो है संवहन तंत्र ज्ञान है। इसके बाद देखेंगे वास्तविकतात्मक वास्तविकतात्मक वर्चुअल रियलिटी क्या है, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या है। वीडियो डिस्क, दूरगोष्ठी, दूरदृश्य गोष्ठी, संगणक यंत्र द्वारा प्रगत क्रममेकम। इसमें आपका संगणक यंत्र द्वारा जो एक प्रगत क्रम होता है वो है। तो इसमें वास्तविकतात्मक मतलब वास्तविकता क्या है, इसमें वास्तविकता क्या है। वीडियो डिस्क क्या होता है, ये एक जो छवि दिखाई देती है, ठीक है, दृश्य छवि और ध्वनि को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी रोम या अन्य डिस्क होती है। दूरगोष्ठी क्या होती है, दूरगोष्ठी एक वीडियो के माध्यम से मतलब हम एक वीडियो दिखाते हैं उसके द्वारा एक साथ बहुत सारे लोगों को संबोधित किया जाता है, ठीक। उसके बाद दूरदृश्य गोष्ठी क्या होता है, दूरदर्शन के माध्यम से लोगों के समूह को संबोधित किया जाता है दूरदर्शन के माध्यम से। और संगणक यंत्र द्वारा प्रगत क्रम में एकम, ये क्या है, ये एक वर्चुअल रियलिटी मतलब वास्तविकता है। इसके द्वारा क्या होता है, देखिए इसका महत्व क्या है। वास्तविकतात्मकता का महत्व क्या होता है कि यह उच्च क्रम की सोच को बढ़ावा देता है, ठीक, रुचि देता है और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है।
ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है ये। कलाकृतियों की आभासी संवादात्मक प्रतियों का तक पहुंचाता है। इसके द्वारा जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, वो प्रसिद्ध स्थलों, पुरातात्विक खुदाई के दौरे आदि प्रदर्शित किए जाते हैं, मतलब छात्रों को दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक, आपका ये डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः। विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः। विस्तृत पद कौन सा है इसमें? मंत्र, संस्कृतम, या फिर मंत्र हिंदी, चोरः चुरति, या फिर भारत यूरोपीय, प्रयोजकः अप्रयोजकः। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि विस्तृत पदों का एक प्रतीक क्रम कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मंत्र मंत्र नहीं होगा, चोरा चुरत भी नहीं होगा इसमें, लेकिन देखिए जो थर्ड नंबर है भारत यूरोपीय, तो भारत यूरोपीय, भारत और यूरोप को मिलाकर क्या बना? भारोपीय। ठीक, भारत और यूरोपीय ये क्या है? विस्तृत क्रम है, इसको हमने प्रतीक क्रम में बना दिया भारोपीय। ठीक, तो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पदद्वयम समस्त पदस्य उदाहरणम। दो पदों के समस्त पद का उदाहरण है तैलकूपः मुद्रक, मुद्रक गर्जम, शिरोवेदना वर्षापातः, रामस्य कृष्णस्य वातनियंत्रणम, करदाता। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। दो पदों के समस्त पद का उदाहरण क्या है? ठीक है, दो पद मतलब दो पद हैं, उसका एक समस्त पद बनाना है, तो उसका उदाहरण आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, रामश्च कृष्णश्च। ठीक, मतलब राम च कृष्ण च, ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। और समस्त पद में क्या आता है? समस्त पद में रामश्च कृष्णश्च हो जाएगा। ठीक, इसमें सूत्र आपका लगा है चार्थे द्वंद्व। ठीक, इसमें द्वंद्व समास है, चार्थे द्वंद्व, राम कृष्ण। इसका जब आप एक बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? राम कृष्ण, राम और कृष्ण। ठीक है, दो शब्दों के मध्य समास हुआ, इसलिए समस्त पद में द्विवचन है। राइट आंसर सी नंबर। इसके बाद 5 क्वेश्चन आप जब देखोगे तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? भाषा अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? मातृभाषा ज्ञानवगमनस्य क्रममेकं विद्यार्थिषु। मतलब विद्यार्थियों में मातृभाषा के ज्ञान अवगम का एक क्रम है। ये कंठस्थीकरण तथा आवश्यक पदानाम प्रयोग। कंठस्थीकरण मतलब याद करने का, और आवश्यक पदों का प्रयोग। व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग तथा पदानाम कंठस्थीकरण, व्याकरण ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग करना तथा पदों का कंठस्थी, पदों को याद करना। या फिर मातृभाषाया तथा द्वितीय भाषाया अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंतः सामर्थ्य निर्दिशति। मतलब मातृभाषा तथा जो द्वितीय भाषा है उसके अवगमन क्रम में मानव मस्तिष्क का अंतः सामर्थ्य निर्देशित करना, ये होगा। तो देखिए भाषा अर्जन में क्या आवश्यक है? भाषा अर्जन में मातृभाषा आती है, ये आपकी ट्रिक है। भाषा अर्जन में मातृभाषा आती है, इसको आपने 10 बार पढ़ा होगा। और जो द्वितीय भाषा होती है उसके अवगमन क्रम में मानव मस्तिष्क का अंतः सामर्थ्य निर्देशित करता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसमें कंठस्थीकरण मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ये दो तो आप रॉन्ग कर देंगे। ठीक, और मातृभाषा ज्ञान अवगमन क्रम के लिए विद्यार्थियों को, मतलब विद्यार्थियों में मातृभाषा के ज्ञान अवगमन का एक क्रम है। नहीं, मातृभाषा क्या मतलब ज्ञान का
एक अवगमन क्रम क्रम होता है? नहीं, क्रम में नहीं होता है। इस मातृभाषा तथा जो दूसरी भाषा आप सीखते हो उसके उसके अवगमन क्रम में मानव मस्तिष्क का अंतः सामर्थ्य निर्देशित करता है। ये आपका सटीक और अच्छा आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 6 क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं जो साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जनम मन्यते, क्या कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक जो चिंतन होता है, चिंतन के अर्थ में एवं साक्षरता के द्वारा ज्ञान अर्जन को माना जाता है। शास्त्रीय भाषा माना जाता है, द्वितीय भाषा, मातृभाषा, तृतीय भाषा। तो देखिए, आप तो जानते हो मैंने आपको कितनी बार इसकी ट्रिक बताई है। अगर जहाँ पर आपका ज्ञान अर्जन अर्जन की बात हो रही है ना, यहाँ पर अर्जन की बात, कहीं भी अर्जन की बात हो, अगर ऑप्शन में मातृभाषा है तो सबसे पहले आप उसको देखोगे, ठीक, मातृभाषा को ही राइट करोगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार बच्चे की घर की भाषा अथवा मातृभाषा ही विद्यालय में अधिगम का माध्यम होना चाहिए, ठीक। मतलब जो बच्चे अपने घर से मम्मी पापा या फिर आस पड़ोस से सीख के जा रहे हैं उसको यूज़ करके तब बच्चे को स्कूल में अधिगम कराया जाए, ठीक। क्योंकि बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये आपका राइट कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे भाववाच्यात्मक क्रियापदस्य उदाहरणम अस्ति। जो भाववाच्यात्मक है क्रियापद उसका उदाहरण है, क्या है उसका उदाहरण? भाववाच्यात्मक क्रियापद का उदाहरण कौन सा है? नृत्य करोति, नृत्यम करोति, नृत्य करते हैं, हंसते हंसते हैं, भोजनम खादति, भोजन खाते हैं, लेखम लिखते, लेख लिखते हैं। क्या कह रहा है? भाववाच्य, ठीक। देख लीजिए आपका इसमें वाच्य भी आता है, तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो भाववाच्य किस में आता है? हंसाती, ठीक, हंसना ये आपका भाववाचक में आ जाएगा। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों धातुओं से बनते हैं कर्तृवाच्य। सकर्मक धातु मतलब क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्मवाच्य वाक्य होता है। लेकिन अकर्मक में क्या होता है? कर्म प्रधान नहीं होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। तो इसलिए भाववाच्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है, ठीक। आपका कुल मिलाकर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, हंसाती, ठीक, बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नामपद केंद्रीकृत उपगमः मन्यते यत् अधिकः अधिगमनम संगठनात्मकम। इसमें ऐसा कह रहा है कि नामपद केंद्रीकृत उपागम माना जाता है क्योंकि अधिक अधिगमन का संगठनात्मक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार किया जाता है। देखिए इसमें जो है नामपद केंद्रीकृत उपागम माना जाता है यत जब अधिकम अधिगमनम अधिक से अधिक संगठनात्मक क्या होते हैं? तो अधिक से अधिक शैक्षिक तंत्र के अनुगुण के अनुसार होते हैं, फिर विद्यार्थियों की रुचि के अनुगुण के अनुसार, फिर अध्यापकों से विषय सामर्थ्य अनुगुण के अनुसार, या फिर विषय सामग्री के अनुगुण के अनुसार होता है। तो नामपद केंद्रीकृत जो उपागम होता है, उपागम को माना जाता है यदि जो अधिक से अधिक अधिगमनम जो अधिक अधिगमन के लिए संगठनात्मक होते हैं और विद्यार्थियों के रुचि अनुगुणम क्रियते, विद्यार्थियों के रुचि अनुगुण के अनुसार। देखिए जब भी आपको देखना है, आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि शिक्षण की जब भी क्वेश्चंस आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप ध्यान देना कि उसमें बच्चे कार्य कर रहे हों, ठीक। जो विद्यार्थी हों वो ज़्यादा रुचि के अनुसार कार्य करें, अनुगुण उनके हों,
ये सब जो होती है वो ये आपकी ट्रिक है जो आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाती है, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 9 क्वेश्चन जब आप देखोगे तो 9 क्वेश्चन में क्या है, आकलनस्य निकषः, मतलब आकलनस्य निकषः अस्ति, आकलन का निकष है, क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उसका मापदंड क्या है। ठीक, निकषः का उसमें हिंदी में क्या हो जाएगा कि मापदंड क्या है आकलन का। अंक मार्गदर्शिका, अंकों की मार्गदर्शिका, या फिर परीक्षा मार्गदर्शन, परीक्षा मार्गदर्शन, मूल्यांकन निर्देश, परीक्षा का मार्गदर्शक दर्शन और मूल्यांकन निर्देश देना, या फिर प्रश्न क्रमेण अंकानाम विभागा, प्रश्न क्रमों के अंक का विभाग, या फिर विद्यार्थी नाम सामर्थ्य से सामान्य ज्ञान, विद्यार्थियों के सामर्थ्य का सामान्य सामान्य ज्ञान। ठीक, विद्यार्थियों में जितनी भी सामर्थ्य है उस उतना सामान्य ज्ञान। देखिए, जब भी कभी शिक्षक जो होता है वो किसी विद्यार्थी का आकलन करता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। तो विद्यार्थी का आकलन करने के लिए मूल्यांकन संबंधित निर्देश देने पड़ते हैं। आकलन के लिए मूल्यांकन निर्देश जो होता है, हाँ, निर्देश देने पड़ते हैं। प्रश्नों के गुणों के अनुसार अंकन का वितरण के करने से आकलन नहीं किया जाता है। ठीक, छात्र की मतलब जो भी दक्षता होती है, उनमें जो भी दक्षता है उसके ज्ञान से आकलन नहीं किया जाता है, उनके ज्ञान से आकलन नहीं किया जा सकता और ना ही मूल्यांकन से करते हैं। ठीक, ना ही मूल्यांकन से करते हैं, किंतु अन्य भाषा उपकरणों से सर्वोत्तम विकल्प मूल्यांकन संबंध निर्देश से है कि छात्र आपस में लक्ष्य आकलन संभव होता है। लक्ष्य आकलन जो होता है वो छात्रों का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उन्होंने क्या लक्ष्य भाषा अपनी निर्धारित की है उसके हिसाब से वो चलते हैं। तो आकलन का जो क्राइटेरिया है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन संबद्ध निर्देश। ठीक, मूल्यांकन संबद्ध निर्देश मतलब परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देश, हाँ, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है मैंने परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन का निर्देश बताया ना, ये आपका मतलब सॉरी, हाँ, मुझसे मिस्टेक हो गया है। इसमें जो राइट आंसर होगा आकलन से निष्ठा, मतलब आकलन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, विद्यार्थियों के सामर्थ्य सामान्य ज्ञान। ठीक है, विद्यार्थियों में जो भी सामान्य उनके सामर्थ्य के रूप में जो सामान्य ज्ञान है वो ही आकलन का क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक, कि मतलब विद्यार्थियों में जितनी भी सामर्थ्यता है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनका जो नॉलेज है। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। इसके बाद 10 क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इसमें क्या कह रहे हैं कि यद्यपि इति पदे संयुक्ताक्षरः अस्ति, यद्यपि के लिए कौन सा संयुक्ताक्षर प्रयुक्त है। तो देखिए, इसमें इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो क्या होगा, यद्यपि, यद्यपि इस पद के लिए जो संयुक्ताक्षर है दया, दया के लिए यदि धन अपि होगा। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो यदि धन अपि, तो हम इसको संयुक्ताक्षर अस्ति, इसमें हम एक एक शब्द को देखिए, हम आपको एक एक वर्ड को करके दिखाते हैं। य, इसमें क्या इंक्लूड है, जब ये हलंत हट गया तो इसमें आ गया। ठीक, आ निकल गया तभी तो हलंत लगा, क्योंकि व्यंजन आधा होता है। उसके बाद द प्लस य प्लस अ प्लस प प्लस ई। ठीक, तो स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वर से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो दया है, दया, इस ये किससे बना है, दया द और य से बना है। ठीक, द और य, और इसमें जब स्वर को इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके लिए जब हम ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर लगा लेंगे हलन था,
बी नंबर, द और य प नहीं, ये भी नहीं, आपका बी नंबर जो है वो राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखेंगे। पठन संदर्भे भाव ग्रहणम परीक्षते। पठन के संबंध में जो भाव ग्रहण है उसकी किसके द्वारा परीक्षा होती है? अवरोधनार्थक प्रक्रिया द्वारा संभाषण वाक्यानि, अवरोधनात्मक प्रक्रिया के द्वारा जो संभाषण दिया जाता है, अवरोध करने की प्रतिक्रिया द्वारा संभाषण के वाक्य जो होते हैं उनके द्वारा, फिर टिप्पणी लेखन के द्वारा, फिर टिप्पणी निर्माण के द्वारा, फिर सारांश के द्वारा। तो देखिए इसमें राइट क्या हो जाएगा कि जो पठन संदर्भ है, इसको मैंने कई बार बताया है कि उसका जो भाव ग्रहण किया जाता है उसकी परीक्षा जो होती है वो सारांश के द्वारा होती है, क्योंकि जब आप सारांश देखोगे, पढ़ोगे, तो उसके द्वारा ही उसको आप जो है भाव का ग्रहण करोगे। ठीक है, तो पठन संदर्भ में भाव ग्रहण की परीक्षा सारांश के द्वारा होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सारांश, एंड डी नंबर। 12 क्वेश्चन। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूलोद्देश्य अस्ति। संस्कृत पाठ्यक्रम में जो संवाद लेख है उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? संस्कृत पाठ्यक्रम में जो संवाद लेखन है उसका मूल उद्देश्य व्याकरण क्या होना चाहिए? सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए, फिर गति लेखता होनी चाहिए, व्याकरण परिशुद्धता होनी चाहिए, फिर संप्रेषण कौशल होना चाहिए। देखिए संप्रेषण की बात तो अलग हो गई, उसमें जो बातचीत हो रही है वो हो रही है, ठीक है। और गति लेखन, इसमें कहीं गति लेखन आता नहीं है। सृजनात्मक दक्षता ठीक है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य पूछा है संस्कृत पाठ्यक्रम के संवाद लेखन में, अगर संवाद लेखन लिखा जा रहा है तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो क्या होना चाहिए? आपका व्याकरण। इसमें आपका कौन सा हो जाना चाहिए? जो आपका 12 क्वेश्चन है इसमें आपका है राइट आंसर तो व्याकरण की परिशुद्धता होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सृजनात्मक क्षमता है, ठीक, संवाद लिख रहा है ना, तो इसमें जो उसकी सृजनात्मक क्षमता है ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, कि इसका मूल उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए? सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए, कि संस्कृत पाठ्यक्रम में जो संवाद लेखन है इसका मूल उद्देश्य सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए, कि वो बच्चा जो है वो किस तरह से अपनी बातों को संवाद में इंक्लूड करके लिख रहा है और उसके अंदर कितनी दक्षता आ रही है। तो राइट आंसर ए नंबर। इसके बाद देखेंगे 13 क्वेश्चन आपका। 13 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते यतः। यद् किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते यतः छात्राः भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ताः भवन्ति। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यत् किंचित, जब कभी हम जो है पाठ को सीखते हैं, पाठ्य सदैव हमेशा जो है जब हम पाठ को सीखते हैं एव अवगम्यते यतः तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो क्यों होती है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। कह रहे हैं कि छात्रा भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता भवन्ति। जो छात्र होते हैं उसकी भिन्न भिन्न योग्यता और व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि से युक्त होती है। को अपि अध्यापकः अथवा अधिगंतकः संस्कृत विषये पूर्णतया न निपुणः। ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी अध्यापक अथवा अधिगंतक संस्कृत विषय में पूर्णतः निपुण नहीं होता है। अनौपचारिक वार्तालाप समय छात्रा सावधाना भवन्ति। अनौपचारिक वार्तालाप के समय जो छात्र होते हैं वो सावधान होते हैं। फिर शिक्षक से सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर भिन्न भवति। शिक्षक का सामाजिक और आर्थिक स्तर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए अनौपचारिक वार्तालाप के समय छात्र सावधान होते हैं, ऐसा नहीं होगा इसमें। शिक्षक का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर भिन्न, इसमें शिक्षक के सामाजिक और आर्थिक स्तर कहाँ से आ गया? को अपि अध्यापकः अथवा अधिगंतकः
संस्कृत विषय पूर्णतः न निपुण, कोई भी अध्यापक अथवा अधिगंतक संस्कृत विषय में पूर्णतः निपुण नहीं होता। अगर निपुण नहीं होगा तो कैसे पढ़ाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा कि जो है जब भी पाठ सिखाते हैं तो सदैव उससे ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो भिन्न योग्यता, व्यक्तित्व, सामाजिक पृष्ठभूमि से युक्त होते हैं। ठीक, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए होते हैं, उनमें अलग अलग योग्यता होती है, उनका व्यक्तित्व अलग होता है, वो भिन्न होते हैं, मतलब छात्र जो होते हैं वो पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 14 क्वेश्चन देखेंगे। शीर्षकस्य मुख्य संबंधः भवति, शीर्षक का मुख्य संबंध क्या क्या होता है। मुख्य पात्र से कथन, मुख्य पात्र कथन से होता है, ये फिर पाठक से मुख्यांश से है, पाठ के मुख्य अंश से होता है, फिर पाठक से मुख्य सूक्तया, पाठ के मुख्य सूक्त से होता है, फिर संपूर्ण पाठ से होता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कह रहे हैं कि शीर्षक का मुख्य संबंध, ठीक है, शीर्षक का मुख्य संबंध किससे होता है, संपूर्ण पाठ से होता है। जब संपूर्ण पाठ को पढ़ोगे तभी तो जो है शीर्षक उससे पता चलेगा। तो आपका जो 14 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण पाठेन। ठीक, संपूर्ण पाठ से मुख्य संबंध शीर्षक का होता है। इसके बाद देखेंगे 15 क्वेश्चन। रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति, रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय क्या है। स्वपाठानुगुणम विभिन्न सहायक सामग्रियां रचयन्ति, कह रहे हैं कि स्वपाठानुगुणम, स्वपाठ खुद से ही पाठ के जो गुण होते हैं उनकी विभिन्न अलग अलग जो सहायक सामग्रियां होती है उसको रच के, या फिर छात्रा पाठ्यांश सामग्र्याम, छात्राः पाठ सामग्र्याम विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति, छात्र जो होते हैं वो पाठ्य सामग्री के विभिन्न उदाहरण पढ़ते हैं। या फिर कह रहे हैं कि छात्रा स्वानुभावानुगुणम, छात्र जो होते हैं वो अपने अनुभवों के गुण से पाठ्य संबद्ध शब्द पद वाक्य पदों, पाठ से संबद्ध जो भी शब्द पद होते हैं, वाक्य पद होते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। ये फिर अध्यापक कथनानुगुणम शोध कार्यम कुर्वन्ति, अध्यापक कथा के अनुसार शोध कार्य करते हैं। तो इसका सी नंबर देख लीजिएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि छात्र स्वभाव के अनुसार, मतलब जिस तरह उनका स्वभाव है उसके अनुसार पाठ से संबंधित शब्द पद वाक्य आदि की व्याख्या करते हैं। तो जो रचनात्मक शिक्षण होता है, रचनात्मक शिक्षण के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि छात्रों को अधिगम प्रतिक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है रचनात्मक शिक्षण के द्वारा, और इनमें जो बाधा होती है उसको दूर कर अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से उनको मूल्य प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये आपकी रचनात्मकता हो गई कि मतलब बच्चे क्या अलग कर रहे हैं। ठीक, वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायक सामग्री के द्वारा अपना ध्यान एकाग्र करके केंद्रित करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। रचनात्मकता के साथ कार्य करते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, वो सक्रिय रूप से सहभाग लेते हैं और उनकी अधिगम की प्रक्रिया अच्छी होती है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति, रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय क्या है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, कि छात्र जो होते हैं उनके स्वभाव अनुगुण, छात्र के स्वभाव के अनुसार पाठ्य से संबंधित शब्द पद वाक्य इत्यादि की व्याख्या करते हैं। ठीक, देखिए इसमें दो जो है वाक्य, इसमें फर्स्ट वाला जो है और ये थर्ड वाला है,
इसमें ये दोनों सही लग रहे हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए रचनात्मक शिक्षण में क्या होता है कि स्वपाठ अनुगुणम, अपने पाठ जो भी उनके खुद के स्वपाठ के अनुकूल विभिन्न सहायक सामग्री में रचना करना। तो रचनात्मक अपने पाठ के अनुकूल विभिन्न सहायक सामग्री में रचना करना, तो ये भी आपका रचनात्मक शिक्षण में आ जाएगा। ठीक। और छात्र जो है अपने अनुभव के द्वारा, छात्र जो है स्व अनुभव अनुगुणम, अपने खुद के अनुभव और गुणों के द्वारा पाठ्य संबंध, पाठ्य से संबद्ध जो शब्द पद है, वाक्य पद है, शब्द पद वाक्य पद की व्याख्या करते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे इसके बाद 16 क्वेश्चन, परिणामकारी भाषा कक्षायाः प्रधान स्वरूपम छात्राणाम ईदृशम भवति यत्रावकाशो अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि जो प्रभावी कक्षा है, जो परिणामकारी भाषा कक्षा है, उसका प्रधान स्वरूप, जो मुख्य स्वरूप है, उस छात्राणाम ईदृशम, छात्रों के लिए वही है, ईदृशम भवति यत्रावकाशो अस्ति, जहाँ पर उनके लिए जगह है। ठीक है। प्रभावी जो भाषा शिक्षक है उसका मुख्य स्वरूप क्या होना चाहिए कि छात्रों के लिए वही चीजें हों, मतलब जहाँ पर उनके लिए वो जगह हो। तो उसके लिए अंतःक्रिया होनी चाहिए, फिर दीक्षाया होनी चाहिए, फिर मूल्यांकन हो चाहिए, फिर ये फिर विश्राम होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। 16 क्वेश्चन जो है उसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा कि परिणामकारी जो प्रभावी, ठीक है, प्रभावी भाषा कक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका प्रधान स्वरूप छात्रों को इस तरह होना चाहिए कि छात्रों के लिए मतलब इस तरह होना चाहिए कि उनको अवकाश प्राप्त हो। तो ये अंतः क्रिया के द्वारा, जब बच्चे आपस में अंतः क्रिया करेंगे तो इनका जो प्रभावी भाषा कक्षा है वो और ज़्यादा प्रभावी हो पाएगा। तो इसलिए राइट आंसर आपका इसमें ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यचर्या शिक्षण कार्यक्रम है जहाँ पर यत्र वर्तन्ते, जहाँ पर होता है, क्या होता है, अध्यापका कर्मचारिणः मानव संपन्न मूलानि च, शिक्षक कर्मचारी और मानव संसाधन का आधार होता है। फिर बी नंबर, पाठ्य वस्तु बोधन युक्तया, पाठ्य सामग्री फिर उनका बोध युक्त अधिगमनात्मक अनुभव आकलन प्रतिमान। देखिए पाठ्यचर्या नामक जो पाठ्यचर्या शिक्षण कार्यक्रम वह होता है जहाँ पर क्या क्या होने चाहिए, पाठ्यवस्तु होना चाहिए, बोधन युक्त मतलब पाठ्यवस्तु जो है वो बोधन युक्त होना चाहिए, मतलब ज्ञान से जो उत्पन्न तकनीकी होते हैं, जो भी तकनीक होते हैं जो ज्ञान के लिए बोध के लिए किए जाते हैं वो, ये फिर अधिगमनात्मक अनुभव होना चाहिए और आकलन प्रतिमान। फिर सी नंबर कह रहा है कि बोधन का उद्देश्य साधिता न वेति मूल्यांकन उपाय, यह मूल्यांकन करने के लिए उपाय कि क्या ज्ञानोदय मतलब क्या ज्ञान के उदय के उद्देश्य को प्राप्त किया गया है, या फिर प्रयुक्त अभिलेखानि च, और उपयोग और रिकॉर्ड जो होता है उसको यूज किया जाना चाहिए। तो पाठ्यचर्या नामक जो शिक्षण कार्यक्रम है, पाठ्यचर्या नामक जो शिक्षण कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर राइट जो है वो हो जाएगा बी नंबर कि पाठ्य वस्तु। ठीक है। पाठ्यचर्या शिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु होना चाहिए, बोधन युक्त और अधिगमनात्मक अनुभव होना चाहिए, आकलन प्रतिमान होना चाहिए। ठीक। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वम भवति। भाषा अधिगम के लिए बहुभाषिक होता है, क्या होता है, परम स्वम होता है, भारा होता है, बाधा होती है, या फिर पद्धति होती है।
तो भाषा अधिगम के लिए जो बहुभाषिकता होती है वो परम स्वम होना चाहिए। ठीक, परम स्वम होना चाहिए। इसमें राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको ध्यान से देखिएगा। भाषा अधिगम ने बहुभाषिकत्वम, बहुभाषिकता होती है। भाषा अधिगम मतलब जब आप भाषा सीखते हो, स्कूल में जाकर भाषा सीखते हो, तो ये बहुभाषिकता होती है। किससे होती है बहुभाषिकता? ये बहुभाषिकता जो होती है वो एक भार के स्वरूप होता है। ठीक, स्टार्टिंग में जो बहुभाषिकता होती है बच्चों की वो एक भार स्वरूप में होता है, बाधा के ये बाधा के रूप में होता है। बी नंबर, ठीक है, ये सी नंबर ये नीचे आ जाएगा, तो इसके लिए बी नंबर राइट हो जाएगा कि बाधा, भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वम भवति, ये एक बाधा के स्वरूप हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब बच्चा स्कूल जाता है, अर्जन के बाद जब वो अधिगम करने के लिए स्कूल में जाता है तो उसको बहुभाषिकता सीखने में बाधा आती है ना। तो इसीलिए सॉरी इसमें बहुत सारा जो है वो हो गया है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो इसके लिए अभी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपका यही बी नंबर राइट है। तो भाषा अधिगम में बहुभाषिकता होती है, वो किस प्रकार होती है? वो बाधा स्वरूप में होती है। ठीक, इसके बाद वाक कौशल संवर्धन हेतु उत्तम उपाय। वाक कौशल को संवर्धन के लिए उत्तम उपाय क्या होना चाहिए? वास्तव जीवन संदर्भेषु संवहनम, वास्तविक जीवन के संदर्भ में संवहन, अध्यापक दत्त प्रतिमानाम श्रवणम, शिक्षक के द्वारा दिए गए जो पैटर्न होते हैं उनको सुनना, संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम, संभाषण को हमेशा संभाषण में जो भी दोष हैं उसको त्रुटियों से बचना, आह्वान युक्त क्लिष्ट तर पाठनम पठनम, चुनौतियों के साथ अधिक जटिल पाठ पढ़ना। तो ये आपका जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाक कौशल संवर्धन हेतु। वाक कौशल के लिए जो संवर्धन, वाक कौशल के संवर्धन के लिए जो उत्तम उपाय वो क्या होना चाहिए? सी नंबर, संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम, मतलब संभाषण में जो भी हमेशा जो दोष होते हैं उसका परिहरण करना, हटाना, उससे बचना। ठीक, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन देखेंगे। भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सहा स्यात्। भाषा कक्षा में जो बैठने की व्यवस्था होती है उसके परिवर्तन के लिए परिवर्तन क्या होना चाहिए? तद अध्यापको उत्तरदायित्व अल्पी करोति, मतलब यह शिक्षक के बाद की जिम्मेदारी, मतलब शिक्षक की जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को कम करता है। अनुशासन पालने अध्यापक से सहायम करोति, शिक्षक की जो अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। पौनः पुण्येन छात्रों के स्थान परिवर्तनाय छात्राणां सहायम करोति, छात्रों को बार बार स्थान बदलने में मदद करता है। युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहयति, युगल कार्य या फिर समूह में कार्य और समूह का कार्य को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, कि भाषा कक्षा में जो आसन व्यवस्था होती है उसको परिवर्तन करने से क्या होता है? उसको परिवर्तन करने से युगल कार्य, जो दो लोगों के बीच में कार्य, युगल मतलब दो लोगों के बीच में कार्य, और जो समूह कार्य होता है वो प्रोत्साहित उसको करती है। ठीक, राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो आज के लिए बस 20 क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैदिक गुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।